हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और आज बच्चों हम लोग मिलकर पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब आप कहोगे मैम आप सारे टॉपिक को इंपॉर्टेंट कहते हैं। हाँ बेटा, सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सेल। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए मिलकर शुरू करते हैं, आप और हम मिलकर ये इंपॉर्टेंट और मजेदार और प्यारा सा टॉपिक, दैट इज सेल। अब बच्चों देखो, ये जो सेल वाला जो टॉपिक है ना, इसको हम तीन पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला पार्ट होगा इंट्रोडक्शन और सेल थ्योरी, जो आज के इस लेक्चर में मैं इतना पोर्शन कवर करूंगी, इंट्रोडक्शन और सेल थ्योरी। इंट्रोडक्शन का मतलब है कि सेल की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जो अलग अलग साइंटिस्ट ने जो अलग अलग बात कही सेल को लेकर, कौन कौन सी डिस्कवरीज हुई, वो सारी चीजें, और सेल थ्योरी, ये आज के वीडियो लेक्चर में कवर करूंगी। दूसरा लेक्चर आएगा, उसमें मैं आपको पूरा प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताऊंगी। और तीसरा लेक्चर, जिसके कई सब पार्ट्स होंगे, उसमें मैं आपको यूकैरियोटिक सेल, जिसमें कि जो सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करूंगी। तो आज के लेक्चर को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन और फिर हम बात करेंगे सेल थ्योरी की। बेटा, जब भी हम सेल की बात करते हैं ना, तो सेल के लिए एक टर्म आती है कि दैट इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसका क्या मतलब है? एनसीईआरटी में पढ़ो, चाहे कोई सी भी बुक पढ़ो, वहां पे ये लिखा हुआ मिलेगा कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में ये मार्कर है, ठीक है। अब ये मार्कर को आप क्या बोलोगे, ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है? ऑब्वियसली नॉन लिविंग है। अगर मैं इस व्हाइट बोर्ड की बात करूं तो ये आप कहोगे लिविंग है कि नॉन लिविंग है? आप कहोगे क्या मैम बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, ये नॉन लिविंग है। हाँ बेटा, बिल्कुल नॉन लिविंग है। कोई भी वो चीज, कोई भी वो स्ट्रक्चर, कोई भी वो ऑर्गेनिज्म जो सेल से मिलकर बना होगा, जो सेल, चाहे वो सिंगल ही सेल हो, तो वो चीज क्या होगी, वो ऑर्गेनिज्म, वो स्ट्रक्चर क्या होगा, वो लिविंग होगा। तो इसीलिए सेल को हम क्या कहते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यानी लिविंगनेस काय से आती है? लिविंगनेस आती है सेल से। अब यहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म कैसा हो सकता है? वो ऑर्गेनिज्म अगर सिंगल सेल का बना है तो हम उसको यूनिसेलुलर कह देंगे। अगर बहुत सारी सेल्स का से मिलकर बना हुआ है तो हम इसे मल्टी सेलुलर कह देंगे, ठीक है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के नाम हमें पता होने चाहिए, जैसा कि अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, क्लैमाइडोमोनास हुआ, ये सब क्या है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक। दूसरी बात सेल को लेकर आती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट की। सेल कैसी है? स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, और एक एग्जांपल और देती हूँ कि फॉर एग्जांपल कोई भी मकान है तो वो जिस तरीके से ईंटों से मिलकर बनता है, तो ईंट जो हुई, जो ब्रिक हुई, वो क्या हुई, उसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स हुई। ठीक उसी तरीके से हमारी बॉडी भी किससे मिलकर बनी है? सेल। बहुत सारी सेल मिलेंगी तो क्या बनेगा? टिश्यू। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, बहुत सारी सेल्स होंगी तो वो मिलके क्या बना देंगी? वो मिलकर बना देंगे टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे तो क्या बना देंगे? ऑर्गन। और जब बहुत सारे ऑर्गन मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? ऑर्गन सिस्टम। और फिर पूरे की पूरा क्या बन जाएगा? एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हुई? सेल क्या हुई? स्ट्रक्चरल यूनिट हुई, क्योंकि इसी से मिलकर कुछ ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म सेल से ही मिलकर बनता है। दूसरी बात आती है कि फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल का मतलब क्या होता है कि ये सेल जो है वो कुछ पर्टिकुलर फंक्शन करती है। जैसे कि मान लीजिए कुछ सेल्स हैं जो डाइजेशन करेंगी। अगर हम अपने आप को कंसीडर करें तो हमारे अंदर क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम भी है। तो कुछ सेल्स मिलके क्या कर रही हैं? डाइजेशन का काम कर रही हैं। कुछ सेल है जो बॉडी में सर्कुलेशन का काम करती हैं। कुछ सेल्स होती हैं जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड होती हैं और कुछ सेल्स होती हैं जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होती है। और यही सेल्स आगे मिलकर क्या करती हैं? ये एक सिस्टम को डेवलप कर देती हैं। यानी हर सेल का एक कोई पर्टिकुलर फंक्शन है, तो इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? फंक्शनल यूनिट। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे बेटा, तो वहां पर वो एक सेल ही क्या करेगी? सारे काम करेगी। यानी वो रेस्पिरेशन भी करेगी, वो सर्कुलेशन भी करेगी, वो एक्सक्रीशन भी करेगी, वो रिप्रोडक्शन भी करेगी। तो ये डिपेंड करता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। अगर यूनिसेलुलर होगा तो वो एक सेल ही सारे काम करेगी, और मल्टीसेलुलर अगर होगा तो वहां पे एक वर्ड, एक टर्म और आ जाएगी आपके सामने, वो होगी डिवीजन ऑफ लेबर। यानी कि काम का विभाजन। जिस तरीके से किसी भी घर में काम डिवाइडेड होते हैं, हम लोगों के घर में काम डिवाइडेड होते हैं ना, कि कोई जना ये क्लीनिंग का काम करेगा, कोई जना कपड़े धोएगा, ठीक उसी तरीके से बच्चों सेल में भी ऐसा होता है कि काम डिवाइडेड होते हैं। कुछ सेल डाइजेशन करेंगे, कुछ रेस्पिरेशन, कुछ सर्कुलेशन, कुछ एक्सक्रीशन, कुछ रिप्रोडक्शन। तो इसीलिए फंक्शन क्या हुई? सेल क्या हुई? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हुई, ठीक। ये थी
बात बेटा इंट्रोडक्शन की, अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ। अब तीसरी जो चीज आती है वो आती है इसकी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी को लेकर। इंपॉर्टेंट डिस्कवरी में सबसे पहले जो नाम आएगा वो नाम आएगा किसका, रॉबर्ट हुक का। अब कैसे इसकी कहानी शुरू होती है समझते हैं। रॉबर्ट हुक ने क्या करा था बेटा, एक क्वार्कस का ट्री होता है जिसको ओक प्लांट भी कहते हैं, उस ओक प्लांट की क्या ली थी, बार्क ली थी, उसका एक थिन सेक्शन कट किया, और थिन सेक्शन कट करने के बाद उन्होंने जब माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें कुछ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते के जैसा स्ट्रक्चर और कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स दिखे, है ना, इस तरह के बॉक्स लाइक जैसे आप लोग वो केमिस्ट्री में बनाते हो ना, ऐसा हेक्सागन वगैरह, इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स दिखे। उन स्ट्रक्चर्स को उन्होंने क्या नाम दिया, रॉबर्ट हुक ने सेल नाम दिया। लेकिन ये सारे स्ट्रक्चर्स कैसे थे, डेड थे। ठीक भाई, उसके बाद कौन सा हवा है, उसके बाद आए एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक या एवी ल्यूवेनहॉक आप कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इन्होंने क्या करा कि एक पॉन्ड वाटर से इन्होंने थोड़ा सा वाटर कलेक्ट किया, और वाटर कलेक्ट करके उसको स्लाइड पर लेके और माइक्रोस्कोप वगैरह में देखा इन्होंने, तो इन्हें कुछ लिविंग सेल्स दिखी। तो अगर बेटा ये पूछा जाए कि सबसे पहले सेल किसने देखी, तो आंसर आएगा रॉबर्ट हुक का। लेकिन पर्टिकुलरली अगर मेंशन कर दिया जाए कि लिविंग सेल किसने देखी, तो आपका आंसर क्या होगा, एवी ल्यूवेनहॉक या एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक, उसके बाद आए रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या करा कि उन्होंने ये एक थोड़ा सा और आगे बढ़े और इन्होंने कहा कि सेल में एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर होता है, और उसको उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। तो अगर ये पूछा जाए कि न्यूक्लियस की खोज किसने करी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी, तो रॉबर्ट ब्राउन लिखना बेटा, है ना, ध्यान रखना दोनों रॉबर्ट हैं, लेकिन हुक जो है वो उसने किसकी करी, उन्होंने सेल की करी, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी करी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी, न्यूक्लियस को सबसे पहले देखा। उसके बाद है पुरकिंजे। पुरकिंजे जो थे उन्होंने सेल में क्या देखा, एक जेली लाइक सब्सटेंस देखा, एक गाढ़ा सा मटेरियल देखा। उस गाढ़े से मटेरियल को उन्होंने क्या नाम दिया, प्रोटोप्लाज्म। तो यहाँ पे से फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि हु कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म, या सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म को किसने देखा, किसने डिस्कवर किया, तो आंसर क्या होगा, पुरकिंजे। तो 4 हम लोगों ने यहाँ पे अभी डिस्कवरी देखी, रॉबर्ट हुक, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन और पुरकिंजे। यहाँ तक समझ में आ गई कहानी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब पुरकिंजे के बाद एक 2 बहुत इंपॉर्टेंट नाम मैं अब आपको बताऊंगी, जो नाम आपको याद रखने हैं, और ये भी याद रखना है कि वो जूलॉजिस्ट थे या बॉटनिस्ट थे, मैं अभी उसकी ट्रिक भी बताऊंगी। उसके बाद क्या हुआ बेटा, आई सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी के में सबसे पहले नाम इसका आता है मैथियास, नाम की स्पेलिंग बड़ी मुश्किल है, मैथियास श्लीडन, श्लीडन, ठीक है। अब ये कौन थे, ये बेटा बॉटनिस्ट थे। अब कैसे याद रखोगे कि ये बॉटनिस्ट थे, और कौन से बॉटनिस्ट थे, ये थे एक जर्मन बॉटनिस्ट, जर्मन बॉटनिस्ट। अब देखो कैसे हम याद रखें कि भाई ये बॉटनिस्ट थे। अब देखो इनके नाम में क्या आ रहा है, मेथी, MATT, में ये एक एच आएगा, MATTHIS, है ना, मेथी। तो मेथी से समझ लेना कौन है, मेथी क्या होता है, प्लांट होता है, और प्लांट की स्टडी जो करते हैं वो क्या कहलाते हैं, बॉटनिस्ट कहलाते हैं। तो हम इससे याद रख लेंगे कि मैथियास श्लीडन जो थे वो एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, जिन्होंने 1838 में ये बताया कि जो प्लांट्स हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, वो सेल से मिलकर बने होते हैं, प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ये बात उन्होंने सिंपल सी एक बात कही। उसके बाद क्या हुआ, एक और पर्सन आए, उनका नाम क्या था, उनका नाम था श्वान। अब देखो श्वान और स्वान, स्वान आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे बत्तख जैसा एक ऑर्गेनिज्म देखा होगा, एक एनिमल देखा होगा। श्वान तो उससे याद रख लो वो क्या थे, जोलॉजिस्ट थे। ये पूछा जाता है इसलिए मैं बता रही हूँ, है ना, श्वान, ठीक है। ये आए 1839 में। अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बोला कि जब इन्होंने माइक्रोस्कोप में स्टडी करी सेल की, तो इन्होंने ये बोला कि जो सेल जो होता है, जो एनिमल सेल की स्टडी करी थी इन्होंने, जूलॉजिस्ट थे तो भाई एनिमल सेल की करेंगे। इन्होंने क्या बोला कि जो सेल होता है उस सेल के चारों तरफ एक थिन सी मेम्ब्रेन होती है, और उस थिन मेम्ब्रेन को इन्होंने क्या नाम दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, ये इन्होंने किसके बेस पे स्टडी करके कहा, एनिमल सेल के, एनिमल सेल को माइक्रोस्कोप में देखा, और माइक्रोस्कोप में देखने के बाद इन्होंने ये कहा कि भाई इसमें एक थिन मेम्ब्रेन होती है जो आउटर मोस्ट होती है, और उसको उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दे दिया। अब क्या हुआ इनके कि इन्होंने सोचा चलो प्लांट सेल भी पढ़ ही लेते हैं, प्लांट सेल भी देख ही लेते हैं, थे तो ये जूलॉजिस्ट, लेकिन इन्होंने प्लांट सेल भी देखी।
जब इन्होंने प्लांट सेल देखी तो इन्हें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक स्ट्रक्चर दिखा कि प्लांट्स में एक आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसको क्या कहते हैं, सेल वॉल। ठीक, फिर इन्होंने श्लीडन को भी लेते हुए ये बात कही और सेल थ्योरी दी कि जो जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सब किसके बने होते हैं, वो सब सेल या सेल प्रोडक्ट्स के बने होते हैं। ये एक सेल थ्योरी आ गई। लेकिन अब उस सेल से आगे कैसे सेल्स बनती है, इस चीज को सेल थ्योरी में क्लियर नहीं किया गया। तो कुछ टाइम बाद आए रूडोल्फ विर्शो। रूडोल्फ विर्शो, ठीक है। तो यानी सबसे पहले तो सेल थ्योरी के बारे में सबसे बात किसने करी, श्लीडन ने करी। श्लीडन के बाद शॉन ने करी। अगर क्वेश्चन आता है कि सेल थ्योरी किसने प्रपोज करी और मान लीजिए श्लीडन अलग ऑप्शन में है, शॉन अलग ऑप्शन में है, तो आप श्लीडन पे टिक करेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में एक साथ आता है कि सेल हु पुट्स द सेल थ्योरी और श्लीडन और शॉन एक ही ऑप्शन में है, ए बी सी डी चारों में से किसी में भी, तो आप श्लीडन और शॉन पर टिक करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, आए रूडोल्फ विर्शो जिन्होंने 1855 में इस बात को क्लियर करा कि ये सेल्स आगे कैसे बनती हैं। इन्होंने दो बातें कही, दो ही बातें कही, बहुत अच्छी, सिंपल सी, याद रखना भी बहुत आसान। इन्होंने एक तो टर्म दी, एक सेंटेंस बोला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। देखो क्या लिखा, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब ये होता है कि जो सेल है वो किससे बनती है, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है, मेरे हाथ को इस मुट्ठी को मान लीजिए, सपोज करिए एक सेल है, ठीक है। ये सेल डिवाइड करेगी, इससे बनी 2 सेल। अब इन 2 सेल ने डिवाइड करा, बनी 4 सेल। इन 4 सेल ने डिवाइड करा, बनी 8 सेल। तो यानी क्या हो रहा है, एक सेल एग्जिस्ट कर रही है, वो एक सेल डिवाइड कर रही है, उससे आगे 2 4 8 सेल्स बन रही हैं। यानी सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। और दूसरी वही बात जो श्लीडन और शॉन ने कही थी कि ऑल ऑर्गेनिजम्स, अब ऑल ऑर्गेनिजम्स कह दिया, इसका मतलब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आ रहे हैं। ये दोनों किससे मिलके बनते हैं, ये सेल और सेल प्रोडक्ट से मिलकर बनते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। तो आज हम लोगों ने कुछ डिस्कवरीज देखी, वो डिस्कवरीज और 2 टर्म्स हमने देखी सेल के लिए, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्वेश्चन जो आते हैं वो मैं आपको बता दूं, हु डिस्कवर्ड सेल्स, तो बेटा डेड सेल के बारे में बात कर रहे हैं, रॉबर्ट हुक पे करना है टिक। अगर जब तक ये नहीं कहा जाए कि लिविंग सेल, कि हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल, तब तक आप एवी ल्यूवेनहॉक पर टिक नहीं करेंगे, तब तक आप रॉबर्ट हुक पर ही कहेंगे। पर अगर ये आ जाता है कि हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल, तो आप एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक पे टिक करेंगे। दूसरी बात, सेल थ्योरी किसने दी, तो अगर श्लीडन और शॉन अलग अलग ऑप्शन में है तो श्लीडन पर टिक करेंगे, क्योंकि दी तो पहले उसी ने ना, बॉटनिस्ट जो थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे। उसके बाद आप अगर मान लीजिए ऑप्शन में दोनों आ रहे हैं, श्लीडन और शॉन एक ही ऑप्शन में आ रहे हैं, तो आप श्लीडन और शॉन पे टिक करेंगे। और ओमनिस सेलुला ई सेलुला को जरूर याद रखेंगे कि ये टर्म किसने दी, तो आपको टिक करना है रूडोल्फ विर्शो पे। और इन्होंने क्या थ्योरी दी, वो मैंने अभी आपको बताया कि सेल्स जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही अराइज होती हैं, और कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, वो सेल और सेल प्रोडक्ट्स का मिलकर बना होता है। आज के लिए इतना बहुत है। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। आपको और किस टॉपिक पे नोट्स चाहिए, किस टॉपिक पर आप पढ़ना चाहते हैं, कोई टॉपिक अगर आपको क्लियर नहीं हो तो मैं पूरी कोशिश करूंगी, आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करता है। आज के लिए इतना बहुत है। जाने से पहले वापस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।